Dear students, in previous chapter we learned the concept of electric field lines qualitatively. In this section we are going to learn how to treat electric field lines in the quantitative way. In coming discussion we will learn about electric flux. The verbal meaning of the flux is flow or flowing of some quantity through a given region, and we represent electric field by the electric field lines of force. It means electric flux is a flow of the electric field lines of force from a given region or given area. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से डिफाइन किया था. वन वाज द मैथमेटिकल वे, सेकंड वाज द ग्राफिकल वे. तो जिस समय ग्राफिकल वे में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था तो बात आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की, और वहां पे हम लोगों ने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कोई रियल लाइंस नहीं है. अगर रियल लाइंस नहीं है तो उनकी काउंटिंग की बात कैसे आएगी. तभी हम लोगों ने पूरे चैप्टर में उसे क्वालिटेटिव वे में डिस्कस किया था कि हम लोग वहां पे देखते थे कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, किस रीजन में नॉन यूनिफॉर्म होगी. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इक्वल स्पेसिंग में है, सेम डायरेक्शन में है तो यूनिफॉर्म, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म. हम लोग ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देख के बतला पाते थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं या नेगेटिव चार्ज से. लेकिन हम लोग वहां पे उनकी काउंटिंग के बारे में बात नहीं करते थे. दैट मीन्स उसे हम लोग क्वांटिटेटिव वे में डिस्कस नहीं कर पाते थे. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्वांटिटेटिव वे में, दैट मीन्स मैथमेटिकल वे में डिस्क्राइब करेंगे फ्लक्स के थ्रू. हम लोग यहाँ पे कहेंगे फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड through an area is basically a quantity that gives us an idea about the number of the field lines passing a surface. किसी सरफेस से कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसे हम लोग रिलेट करेंगे फ्लक्स के साथ. तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. ओके, सपोज हमारे पास एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, इक्वल स्पेसिंग में है. अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख देता हूँ. रेक्टेंगुलर सरफेस में रखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर. तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक रेक्टेंगुलर सरफेस जिसका एरिया है कैपिटल ए. ये मैंने रख दिया. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेक्टेंगुलर सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट हो रही हैं. अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर वाइज बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है. ओके, अब लास्ट चैप्टर की एक क्वांटिटी को रिकॉल करते हैं. वो क्वांटिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी. वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया, और ये क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन. तो यहाँ पे हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी को रो से सपोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, और जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड. तो फील्ड लाइन डेंसिटी सपोज रो है, ये प्रोपोर्शनल होगी ई के. ये क्वांटिटी है हमारे पास नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया. हम लोगों को ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रियल लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई रियल लाइंस नहीं है, तो भी हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ द लाइंस की बात कर रहे हैं. ओके, तो नंबर ऑफ द लाइंस पर यूनिट एरिया, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का. अब अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड में एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं फील्ड लाइन डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पे भी एरिया से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी एरिया से मल्टीप्लाई होगा. ये जो क्वांटिटी है रो मल्टीप्लाइड बाय ए, ये आ जाएगा नंबर ऑफ द लाइंस. तो अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ द लाइंस पेनिट्रेटिंग द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय ए. और ये जो हमारे पास ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, तो जो अभी हम लोगों ने बात की है उसको हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, प्लेस कर लेते हैं ई मल्टीप्लाइड बाय ए. हम लोग यहाँ पे कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस एरिया कैपिटल ए परपेंडिकुलर टू द, जो कैपिटल ए है वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स के थ्रू। तो अब हम लोग कहेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं अपनी सिंप्लेक्स डेफिनेशन को। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे किया, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास हुई हैं डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लेकिन जो ये एरिया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रोपोर्शनल आ गया फ्लक्स के। इनफैक्ट ये क्वांटिटी अगर मैं ये कैंसिल कर दूं दोनों, तो ये आ रही है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लें, द फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर लिखेंगे। ई परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग सम सरफेस। अब हम लोग सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसे जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, अगेन मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए। अब मैं एक रेक्टेंगुलर सरफेस एक बार फिर लेता हूं, लेकिन रेक्टेंगुलर सरफेस इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं रखता हूं, बल्कि किसी एंगल पे इंक्लाइन कर देता हूं। ये यहां पे मैं इस सरफेस एरिया को कैपिटल ए ले लेता हूं, इसका एरिया कैपिटल ए। वहां पे भी हम लोगों ने कैपिटल ए एरिया लिया था, यहां पे भी कैपिटल ए ले लिया। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये एरिया वेक्टर हो गया, और इसको डिफाइन कर देते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, अब ये जो हमारे पास सरफेस है एस सरफेस, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं वर्टिकल प्लेन में और हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये मैंने वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन ले लिया, और अगर इस सरफेस का इंक्लिनेशन इस वर्टिकल प्लेन से लेंगे तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, बिकॉज ये जो एरिया वेक्टर है हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है थीटा, तो जो सरफेस है वर्टिकल से थीटा एंगल बनाएगी, तो दिस एंगल इज थीटा। और ये मेरे पास हो गया वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्शन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए मैं ऊपर से अगर लाइट थ्रो करूंगा तो इसका शैडो यहाँ पे आएगा, ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ओके, अब ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन मैं अलग प्लेस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने प्लेस कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है इसका एरिया वेक्टर अब हम लोग कह सकते हैं ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ ए वाई। ये हमारे पास हो गया वर्टिकल प्रोजेक्शन, और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर ए वाई। अब इस एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात कर लें। अगर आप इसका कंपोनेंट लोगे इस वर्टिकल प्लेन में, ये एरिया कैपिटल ए था, और इसका वर्टिकल प्लेन में कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, तो ये हमारे पास हो गया ए कॉस थीटा। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये मैं अलग से प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कट नहीं कर रही हैं, हमारे जो एरिया वेक्टर है हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको कट नहीं कर रही हैं, जबकि एरिया वेक्टर है वर्टिकल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, और इसका अगर एरिया की बात करूं तो ये एरिया आ जाएगा ए साइन थीटा। तो ये एरिया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आ गया ए साइन थीटा, ये लिख देता हूं। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के थ्रू और वर्टिकल प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, जबकि हम लोगों ने डिफाइन किया था कि फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस। लेकिन यहाँ पे सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर रही हैं। अगर कट नहीं कर रही हैं, कोई भी लाइंस नहीं है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस शुड बी जीरो।
तो कहीं पे भी आप अगर देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कट नहीं कर रही किसी सरफेस को, तो आप डायरेक्टली कह दीजिए कि फ्लक्स विल बी जीरो। अब वर्टिकल प्रोजेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल कट कर रही हैं, और सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और इस सिचुएशन में एरिया है a cos थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स हम लोग डिफाइन करेंगे, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस शुड बी इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई ए वाई, और ए वाई की वैल्यू है a cos थीटा, तो E a cos थीटा विल बी द फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया E a cos थीटा। अब आप यहाँ पे ये जो डायग्राम है एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए, जितनी लाइंस, जितनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इंक्लाइन सरफेस से पास होंगी, उतनी नंबर ऑफ द लाइंस इस वर्टिकल प्रोजेक्शन वाली सरफेस से भी पास होंगी। और हम लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ द लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग दिस सरफेस एज वेल एज दिस सरफेस, ये जो इंक्लाइन सरफेस है और वर्टिकल प्लेन की सरफेस है, दोनों से सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स जितना इस इंक्लाइन सरफेस से पास होगा उतना यहां से भी पास होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इंक्लाइन सरफेस से भी जो फ्लक्स पास होगा वो ई ए कॉस थीटा होगा। या आप यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन वाला फ्लक्स और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला फ्लक्स अगर ऐड कर दोगे तो वैल्यू हमारे पास तब भी वैल्यू आएगी ई ए कॉस थीटा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाले क्वांटिटी को। ये हमारे पास हो गया फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब मैं इसे एक बार फिर से प्लेस करता हूँ। ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास हो गया एरिया वेक्टर, थीटा इज द एंगल, और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लक्स डिफाइन किया हुआ है ई ए कॉस थीटा। इस क्वांटिटी को मैं लिख देता हूँ ई ए कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे रीअरेंज करूं, सपोज मैं लिख दूं ई कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन कैपिटल ए। तो ई कॉस थीटा क्या है इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बना दूं, ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा ई कॉस थीटा, और ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, यहाँ पे जो थीटा एंगल है ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है, लेकिन ये जो मैं यहाँ पे ई कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ वो हमारे पास आएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम लोग इस क्वांटिटी को भी देखें ई मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये क्वांटिटी जो हमारे पास लिखी हुई है ये डॉट प्रोडक्ट भी है। ओके, तो हम लोग इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग लौटते हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी अभी। इस क्वांटिटी को अब मैं लिख लेता हूं एक बार फिर से। ये मेरे पास हो गया फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन ए। ओके, अब ई कॉस थीटा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, एरिया वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा। ये सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल, जिसे हम लोग लिखेंगे ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हम लोग अपनी सिंपलेस्ट डेफिनेशन में अगर फिर से लौटाएं तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E perpendicular multiplied by capital A. So we can write the flux in the simplest way E perpendicular multiplied by A. और जनरलाइज वे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया हुआ है, दोनों केसेस में, सिंपलेस्ट केस में भी इंक्लाइन सरफेस जब रखी थी, उन दोनों केस में भी हम लोगों ने प्लेन सरफेस ली थी। लेकिन अगर हम लोग कोई कर्व सरफेस लें, तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक कर्व सरफेस और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। अभी तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, अब लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन भी चेंज होगा। तो ये मेरे पास हो गई नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से जहां जहां पे इंटरेक्ट करेंगे वहां का अगर मैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ड्रॉ करूं तो हर पोजीशन में अलग अलग एंगल बनेगा। मैं यहाँ पे पैच लेता हूँ, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सपोज मैं यहाँ पे अगर पैच ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आप देख सकते हो कुछ अलग एंगल आ गया।
यहाँ पे अगर लूँ तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में फिर डिफरेंट एंगल आ गया, और यहाँ पे लूँ तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हर पोजीशन में एंगल डिफर कर रहा है, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो जो अभी पिछली डेफिनेशन थी वो काम करने वाली नहीं है। पिछली सिचुएशन में हम लोग सिंपली कह देते थे कि फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन तो काम करने वाली नहीं है। अब यहाँ पे हर पोजीशन में, हर लोकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल डिफर कर रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो ये ई और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल डिफर कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, छोटे पैच से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक कोई पैच ले लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे डी ए पैच लूंगा, और डी ए पैच के साथ जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा डी फाई। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डी ए पैच, ओके, और उससे पास होने वाला फ्लक्स डी फाई मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल थीटा, इस पैच की मैं बात कर रहा हूँ, तो डी फाई की वैल्यू यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ओके। इस छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, इसको हम लोग कह रहे हैं डी फाई, ये आ गया। अब अगर मैं जितने भी पैच हैं उनका डी फाई की वैल्यू का सम कर दूं, एक्चुअल में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन की, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सरफेस के साथ पास होने वाला फ्लक्स। तो अगर मैं डी फाई का इंटीग्रल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स की वैल्यू, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आ गया जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एरिया भी हमारे पास प्लेन ना हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग फ्लक्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लोज सरफेस की, फ्लक्स इन द क्लोज सरफेस। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज सरफेस रख देता हूँ, ये क्लोज सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके। अब इस क्लोज सरफेस में अगर मुझे फ्लक्स मालूम करना तो मैं यहाँ पे एक पैच लेता हूँ 1, दूसरा पैच मैंने यहाँ पे लिया, थर्ड पैच मैंने यहाँ पे लिया, ओके। अब पैच नंबर 1 के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इनलार्ज करके देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको इनलार्ज करके देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ये है हमारा एरिया वेक्टर डेल्टा ए। आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग द सरफेस, यहाँ पे आप देख सकते हो अवे फ्रॉम द सरफेस आ रही है, और ये एंगल है लेस देन 90 डिग्री। सरफेस नंबर 2 की बात करें तो सरफेस नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट ग्रेज कर रही है, दैट मीन्स एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और थर्ड सरफेस अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो इस पैच की तरफ आ रही है, टुवर्ड द पैच आ रही हैं। और अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बस लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है थीटा दैट इज 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। अब इस सरफेस को हम लोग एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से दूर जा रही हैं और एंगल दोनों के बीच में है लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था किसी पैच के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू, सपोज मैं डी फाई की जगह डेल्टा फाई लिख दूं, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो मैग्नीट्यूड होगी ई मल्टीप्लीकेशन डेल्टा ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव। तो इस सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो कहेंगे पॉजिटिव फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स आ गया हमारा पॉजिटिव फ्लक्स। और यहाँ पे एक बात और है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से दूर जा रही हैं, तो इस तरह की सिचुएशन कहीं पे भी आए तो उस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास होगा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे तो फ्लक्स लाइंस कट नहीं कर रही थी, और हम लोग को मालूम है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लाइंस। अगर कट नहीं कर रही हैं तो ये फ्लक्स जीरो होगा, और वैसे भी दोनों के बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री।
तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैं फिर से डिफाइन करूं, सपोज मैं लिखूं डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 और 180 डिग्री के बीच में है। दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, फ्लक्स विल बी नेगेटिव। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द सरफेस है, और अगर टुवर्ड द सरफेस होगा तो हम लोग कहेंगे ये फ्लक्स होगा इनवर्ड फ्लक्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड द सरफेस हो, इनटू द सरफेस हो, तो उस फ्लक्स को हम लोग कहेंगे इनवर्ड फ्लक्स या नेगेटिव फ्लक्स। ओके, तो ये हम लोगों ने डिफाइन कर लिया फ्लक्स को कैसे हम लोग कहेंगे आउटवर्ड फ्लक्स और कहाँ पे कहेंगे इनवर्ड फ्लक्स। अब ये डायग्राम मैं फिर से प्लेस करता हूँ नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे रख देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात करूँ, टोटल फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ द लाइंस लीविंग द सरफेस। इस क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड जो भी टोटल नंबर ऑफ द लाइंस होंगी वो हो जाएगा फ्लक्स। अब यहां पे बात कर दी है नेट नंबर ऑफ द लाइंस, नेट नंबर ऑफ द लाइंस, नेट नंबर ऑफ द लाइंस जो सरफेस को लीव कर रही है। तो नेट नंबर ऑफ द लाइंस का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ द लाइंस लीविंग द सरफेस माइनस नंबर ऑफ द लाइंस एंटरिंग द सरफेस। यहां पे अगर इसके हाफ साइड के राइट साइड में देखेंगे तो नंबर ऑफ द लाइंस लीव कर रही हैं और यहाँ पे इनटू द सरफेस हो रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ द लाइंस जो लीव कर रही हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ द लाइंस जो एंटर कर रही हैं, तो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा। और इसी तरीके से जितने भी पैचेस हम लोगों ने यहाँ पे बनाए थे, और भी पैचेस मैं यहाँ पे बना सकता था, उन सभी पैचेस का अगर हम लोग फ्लक्स का सम कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस सरफेस है, हम लोग सम वैसे तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास सरफेस पैचेस हैं उनका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया फाई टोटल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल में मैंने एक सर्किल सा बना दिया है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल। तो जब कभी भी हम लोग किसी क्लोज सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकालेंगे तो वी विल डू द क्लोज सरफेस इंटीग्रल। वहां पे हम लोग इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों का हम लोग समेशन करेंगे। ओके, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर ऑफ द लाइंस लीव कर रही हैं माइनस नंबर ऑफ द लाइंस जो इन हो रही हैं। लेकिन नंबर ऑफ द लाइंस की बात फिर से आ गई तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द लाइंस, तो जब लाइंस होती नहीं है तो हम लोग कैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जब इलस्ट्रेशन सेक्शन पे चलेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं एक क्लोज सरफेस लेता हूं, ये चार्ज पार्टिकल मैंने यहां रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो इस क्लोज सरफेस को कट कर रही हैं, लेकिन यहां पे एक खास पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यहां पे हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस कमिंग टू द कर्व सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। इस क्लोज सरफेस में जितनी भी लाइंस यहाँ पे इनकमिंग लाइंस हैं उतनी ही आउटगोइंग लाइंस है, अवे फ्रॉम द सरफेस है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स, तो यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू द आउटगोइंग फ्लक्स बिकॉज फ्लक्स इज नंबर ऑफ द लाइंस। तो जितनी लाइंस यहाँ पे सरफेस की तरफ आ रही हैं उतनी लाइंस इस सरफेस से दूर भी जा रही हैं। दैट मीन्स इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल है। आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव और इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कहेंगे फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस इक्वल टू 0। तो कभी भी किसी भी क्लोज सरफेस के साथ अगर नंबर ऑफ द लाइंस इनकमिंग लाइंस और नंबर ऑफ द आउटगोइंग लाइंस अगर इक्वल होंगे तो कहेंगे टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब एक सिचुएशन और देखते हैं। इस सिचुएशन में मैंने चार्ज रखा हुआ है S1, S2, S3, 3 सरफेस के अंदर रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आप देख रहे हो। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ईच ऑफ द सरफेस आर सेम। जितनी नंबर ऑफ द लाइंस S1 से क्रॉस हो रही हैं उतनी नंबर ऑफ द लाइंस S2 से भी क्रॉस हो रही हैं, उतनी नंबर ऑफ द लाइंस S3 से भी क्रॉस हो रही हैं। और हम लोगों को मालूम है फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द लाइंस। तो नंबर ऑफ द लाइंस अगर सेम है तो हम लोग कहेंगे फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S1, S2, S3 ऑल विल बी इक्वल।
तो यहाँ पे तीनों का फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, थ्योरेटिकली पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लक्स, मैथमेटिकली फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस के थ्रू फ्लक्स का एप्लीकेशन लर्न करेंगे। ओके